राम, जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन है यह मॉडर्न हिस्ट्री से है, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यह मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यानी आधुनिक भारत के क्वेश्चन है। और इस प्लेटफॉर्म से जो यह एमसीक्यू 500 एमसीक्यू का जो आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, यह 500 एमसीक्यू जो कि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हुए एग्जाम हुए हैं और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी को इस तरह के क्वेश्चन किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में मिले होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल से यह प्रयास किया जा रहा है कि आपका 500 का 500 क्वेश्चन जो कि आधुनिक भारत से है और वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए काफी ही उपयोगी है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दीजिए या किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर का पेपर दीजिए या किसी भी स्टेट का कर्मचारी चयन आयोग का पेपर दीजिए, किसी भी स्टेट का स्टेट पुलिस का पेपर दीजिए या किसी भी स्टेट में शिक्षक भर्ती का पेपर दीजिए, एनटीपीसी के तहत होने वाले रेलवे की एग्जाम दीजिए या एसएससी बोर्ड का किसी भी लेवल का पेपर दीजिए। इन सभी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन तो आपको दिखते ही हैं और उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट कर और लाया गया है आप सभी के बीच। और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, सुनिए, समझिए। इसमें यह प्रयास किया गया है कि आपको आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कितने कम समय में आपके माइंड में फिट कर दिया जाए। इसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। डिस्क्राइब यानी डिस्क्रिप्शन वाले क्लास चलते हैं, तो आप अगर फुल वाचिंग करना है और ज्यादा, जैसे इसमें देखिए स्वराज पार्टी जाना है तो स्वराज पार्टी में आपको जाना है जब डीप में, तो आपको जो स्पेशल थ्योरी की क्लास चलाई जाती है उस वीडियो को जाकर देखिए। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर और यह प्रयास किया जाएगा कि बहुत ही कम समय में आपका 500 एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके माइंड में फिट कर दिया जाए, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैठिए तो इसमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन दिखे और इस टॉपिक से दिखे। और इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि आपके आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो आएंगे वह किस किस टॉपिक से आते हैं, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से आधुनिक भारत के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप जब बुक लेकर बैठते हैं पढ़ने तो समझ नहीं पाते हैं कि आप पढ़े तो कहां से पढ़े। तो जैसे मान के चलिए इसमें स्वराज पार्टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप समझिए स्वराज दल से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे समझिए अपने आप में एक टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं। तो समय गंवाए बिना और हम चलेंगे अपने आज के 500 एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। यानी स्वराज पार्टी जो 1923 1 अगस्त 1923 को जो स्वराज पार्टी बनी हुई थी, यह स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं संगठनों से अलग होकर हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका बी। और बी में क्या है तो कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो यह आपका जो उपन्यास है, और उपन्यास का बात कहा जा रहा है तो वह आपका आनंद मठ है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में यह वंदे मातरम शब्द है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका जवाब सी होगा, जो कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल दी गई? देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, घोषणा का बात नहीं हो रहा है, घोषणा 1911 में हुआ था, बदलने की बात कही गई, यानी कब बदल दी गई? तो इसका जो आंसर होगा आपका 1912, जो कि ऑप्शन 1 में है। 1912 में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बदल दी गई, लेकिन घोषणा कहेगा तो 1911 में। 1911 जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था उस समय
जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई थी। तो यहाँ इतना डीप में हम नहीं चलेंगे, आप देखिए डीप में जाएंगे तो 500 क्वेश्चन नहीं समाप्त होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल दी गई? तो 1912 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यह राउंड टेबल यानी इसका कहने का अर्थ है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वह गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? आपको बताना है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पार्टी कौन था वहां पे ब्रिटेन में? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार। और क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में रही? तो लेबर पार्टी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है यह हेड गवार आप समझते हैं यानी 1925, तो 1925 इसमें है। और कम्युनिस्ट पार्टी तो आपको बी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपको दिया रहता है 1921, 1920। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? देखिए भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया है वह आपका 1835, 1867, 1878 और 1908। क्या है? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? अंग्रेजों के द्वारा कब एक्ट बनाया गया? तो एक्ट जो बनाया गया वो 1835 में बनाया गया, उसके बाद 1867 में बनाया गया, फिर 1878 में बनाया गया और 1908 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1835, 1867, 1878 और 1908 में। यह यानी आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह आपको ऐतिहासिक आ जा रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था तो वह आपका कानून हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। क्या क्वेश्चन था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे या क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे, तो उसमें इन तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? तो 1773 में आपको रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है रेगुलेटिंग एक्ट से समझ नहीं थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, यह आपको बताना है। तो देखिए 46 में तो चुना गया, लेकिन दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो दिसंबर 1946। देवबंद उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहा है देवबंद एक संगठन था, तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वे आपके अबुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे। देवबंद से महत्वपूर्ण कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। यानी स्वतंत्रता से पूर्व यानी आजादी से पूर्व भारत में वह जाति जो है वह वर्चस्वशाली नहीं थी, यानी दमखम वाली नहीं थी। तो भूमिहार लो थाई, राजपूत आलो, कायस्थ लो, क्या नहीं था? तो कुर्मी जो था उस समय आपका वर्चस्वशाली जाति नहीं था। स्वतंत्रता से पूर्व कुर्मी जाति जो है वह वर्चस्वशाली नहीं था। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो की गई यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। अगला क्वेश्चन। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? विश्व का बात हो रहा है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति, तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वह सिद्धांत था कूटनिरपेक्षता। कूटनिरपेक्षता कौन सा सिद्धांत दिए थे नेहरू जी? तो कूटनिरपेक्षता किसके लिए? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो कूटनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? देखिए जगत नारायण लाल जो है यह जयप्रकाश नारायण के सहयोगी आजाद दस्ता से संबंधित है और जगत नारायण को बांकीपुर यानी पटना जेल में रखा गया था।
जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो जगत नारायण जी को बांकीपुर जेल में। जगत नारायण बांकीपुर जेल, जगत नारायण बांकीपुर जेल। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? देखिए रामचंद्र शर्मा जी जो थे, यह रामचंद्र शर्मा जी पटना के अमहरवा से संबंधित है। रामचंद्र शर्मा जी क्या है? तो पटना के अमहरवा से संबंधित है और ये बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के सबसे प्रमुख नेता रहे हैं रामचंद्र शर्मा जी। आपको बोल चुके हैं डीप में। देखिए डीप में अगर इस सारे तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर क्लास चलाई जा रही है, आप वहां पे देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी आप सभी को थ्योरी की क्लासें मिलेंगी आगे चलकर। इस जो भी एमसीक्यू कराया जा रहा है उसको आप बनाइए और जाइए एग्जाम में बैठिए, इससे आपको पता चल जाएगा गुरुजी क्या पढ़ाए हैं। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमहरवा से थे, जो कि अमहरवा आपका कहां पड़ता है? यह अमहरवा आपका पटना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद जी जो है यह बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध कहां से है? तो बिहार से है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, फ्रंटियर गांधी जिसे जो कि हम लोग अब्दुल गफ्फार खान जी को कहते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जो कि आपके सी ऑप्शन में है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी किनका नाम है? तो वह अब्दुल गफ्फार खान जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? देखिए अंतरिम हो या स्वतंत्रता के बाद हो, जगजीवन राम जी जो थे, जगजीवन राम जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जगजीवन राम जी जो थे यह श्रम मंत्रालय संभाले। जगजीवन राम, यह अंतरिम सरकार और आजादी के बाद भी सरकार का जब गठन होता है, दोनों समय हमारे जगजीवन राम जी जो थे वह श्रम मंत्रालय को संभाले थे, जो कि ऑप्शन ए में है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए अंतरिम सरकार हो या आजादी के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। अंतरिम सरकार हो या स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनी उस सरकारों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए 1923 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी करते हैं, जो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन बनारस में इसकी अध्यक्षता की जो बात कही जा रही है यह आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के, देखिए बनारस हिंदू महासभा, कांग्रेस के अधिवेशन की बात नहीं चल रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन की बात नहीं चल रहा है, बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की बात चल रहा है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पहले ही आपको बता चुके हैं, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पूर्व जो अंतरिम सरकार बना था इन सभी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। देखिए 67वीं बीपीएससी के 2022 का क्वेश्चन आपको पहले ही बोल चुके हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक अगर बनाइएगा तो आपको इसमें से 99% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी के आधार पर और इसी के इर्द गिर्द भी आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे या सेम यही क्वेश्चन दिख भी सकते हैं। तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? देखिए यह बात आपके सरदार पटेल जी कहते। किसने कहा था? सरदार पटेल जी के द्वारा कहा गया था कि हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह जो युक्ति कही गई थी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार जो था उस अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे वह लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में आपके वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री लियाकत अली खान। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है लियाकत अली खान से, तो आपको बोल चुका गया है सारे के साथ सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में जो सर्वाधिक योगदान जिसका रहा आजादी के बाद 1947 के बाद किस महिला ने अधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अल्ली। अरुणा आसफ अल्ली किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में
तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। 1899 में क्या हुआ थे? तो तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था मंदिरों में प्रवेश को लेकर। यह आपका दंगा किसके मांग पे हुआ था? तो यह महार, इनके द्वारा, महारों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? महार हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान आ गया। देखिए, जय जवान जय किसान है सिर्फ, जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान यह आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान वे आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जो जाने जाते हैं भारतीय का बात पूछा गया है, तो यह आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरुदेव के नाम से जाना गया है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता है स्वतंत्र भारत के अगर गवर्नर जनरल सिर्फ दे दिया, भारतीय नहीं लगाया, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के दे दे, स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय वे भी आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन 1 में, सी राजगोपालाचारी जो कि आपके ऑप्शन 1 में है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल पदभार ग्रहण किए वे आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। देखिए, आप सभी के मन में यह ख्याल आया होगा कि गुरुजी आप ऑप्शन को टिक क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ऑप्शन को टिक करेंगे। यहां से विद्यार्थीगण आप लोग देखिए, यहां से हम क्या किए? कलम सेलेक्ट किए और फिर इन कलम से क्या करेंगे? इसको टिक आउट कर देंगे, ठीक है। और फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जब लाना होगा तो फिर यहाँ से क्विट करेंगे, फिर एग्जिट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सभी का समय बर्बाद होगा। तो यह गुरु का यह ख्याल है कि कितने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वे कराएं जो आपके एग्जाम में देखें। मुझे अपना वॉच टाइम या जो है ज्यादा ऐड नहीं कराना है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो ज्यादा ऐड आएगा जिससे गुरु को फायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यह सोच है कि आप सभी जब मेरे वीडियो को देखें तो अंदर से आप सभी को खुशी मिले और आप इस एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाकर और इसी पॉइंट से क्वेश्चन को उठाकर, जैसे आपके गवर्नर जनरल आए बार बार, तो गवर्नर जनरल टॉपिक को आप मेरे कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर वीडियो उपलब्ध है, उस टॉपिक को देखें जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कहा किया, जेल कर दिया। और 1908 में तो 6 वर्ष, याद करिए 6 वर्ष का जेल हुआ था। कितने वर्ष का जेल हुआ था? 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष का जेल होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का जेल होता है 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला, झंडा गीत किसने लिखी? झंडा गीत जो है यह श्यामलाल पारसा जी का झंडा गीत है। झंडा गीत किसने लिखी? तो श्यामलाल पारसा जी झंडा गीत लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पर देंगे, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन जो पत्रकार है, इस इंडियन नेशन जो पत्र है इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। इंडियन नेशन पत्र का यानी अखबार का प्रकाशन जो है यह बिहार की राजधानी पटना से की जाती थी, इंडियन नेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, आनंद मंड के लेखक यह आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको यह भी थोड़ा सा ज्ञात कर लेना चाहिए कि यह रविंद्रनाथ ठाकुर जी के गुरु है। बंकिम चंद्र चटर्जी किनके गुरु है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। और यह उपन्यास लिखे थे कौन सा? तो आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी। ज्यादा आपको नहीं कराया जा रहा है क्योंकि हम लोग को 500 एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू खत्म करना है कम समय में। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और इसके लिए इन पर मानहानि का मुकदमा बाल गंगाधर तिलक ने ठोक डाला था। तो वेलेंटाइन सिरोल जो है यह इंडियन अनरेस्ट के लेखक है। इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, देखिए फ्री हिंदुस्तान जो
लिखा गया था। यह अखबार अमेरिका में लिखा, फ्री हिंदुस्तान, और यह तारकनाथ दास के द्वारा शुरू की गई थी। तारकनाथ दास जी के द्वारा फ्री हिंदुस्तान, जो कि अमेरिका में इस अखबार का क्या किया गया था, शुरू किया गया था अमेरिका से, फ्री हिंदुस्तान, और राइटर आपके तारकनाथ दास जी हो जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, भारत शासन अधिनियम 1935 देखिए प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है यह समाप्त की, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त की जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसे अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो यह अधिकार 1786 का एक्ट के तहत प्राप्त हुआ था। 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, यह जो स्वीकार किया गया था आपका 1853 में। नागरिक सेवा, कौन सा सेवा? नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, यह 1853 हो जाएगा। अगला, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान, जैसे जापान आएगा, के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, यह इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो वे आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए, देश की आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जो अध्यक्ष रहे थे वे आपके जेबी कृपलानी जी रहते हैं, लेकिन इसमें अध्यक्षता जब कहेगा राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में, तो यह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। आपको पता है कि कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती थी वह लगभग दिसंबर, साल के अंत माह में की जाती थी। तो दिसंबर में आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद, यानी अगस्त में आज़ादी मिलता है, तो तुरंत जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे जीबी कृपलानी थे। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता होती है 1947 में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताएं कि आजादी के समय और आजादी के पूर्व कांग्रेस के अगर अध्यक्ष कोई थे तो वे आपके व्यक्ति जेबी कृपलानी जी थे। और दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता के थे 1947 में राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी आजादी से पूर्व और आजादी से पहले अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 47 में, यानी स्टार्टिंग की बात कहा जा रहा है, न कि दिल्ली में कहा जा रहा है, तो उस समय आपके जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय, आपको पता है कि जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो भी आप यह सेशन देख रहे हैं, जो भी एमसीक्यू देख रहे हैं, यह आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन
वह लॉर्ड वेवेल दोनों से बर्ताए की थी। किसे? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से बर्ताए की थी? तो ध्यान दीजिए, क्रिप्स मिशन जो आया था यह 1942 में आया था, ठीक है, और वेवेल के साथ मुलाकात जो था 45 में। तो ध्यान देने वाला बात क्या है कि 40 से 45 के बीच में कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं आपके यहाँ, वे अबुल कलाम आजाद जी रहते हैं। तो कौन इसके आंसर हो जाएंगे? तो अबुल कलाम आजाद जी, क्योंकि दोनों यह घटना जो है यह 1940 और 1945 के बीच की है, और इस समय जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं वे अबुल कलाम आजाद जी रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए, कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है, और यह कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय सदस्य रहे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स, जिसमें यह टीम जो आया था कैबिनेट मिशन, यह पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। तो पी लॉरेंस, इसका अर्थ होता है पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स। लेकिन यहाँ जे एंड्रयूज दिया है जो नहीं होगा, ए ऑप्शन में जे एंड्रयूज है, नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो आया था 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स, यह 3 व्यक्ति थे, और यह जो टीम आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। इसमें सदस्य नहीं है पूछा गया था, तो 3 के अलावा कुछ भी दे दे वो नहीं होगा। तो जे एंड्रयूज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो अभी आप लोग देखें, एबी अलेक्जेंडर होगा, एस्टोपर्ट क्रिप्स होगा, पैथिक लॉरेंस होंगे, यानी इसके अलावा नहीं कौन होगा? तो वेवेल नहीं होगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है? देखिए, ये बार बार एग्जामों में देता है, इसीलिए मैं भी इसको बार बार आप लोग के लिए लेकर आया हूं। बार बार देखिए, इसके पहले वाले भी एग्जाम में दिया था, इसके पहले भी दिया था, देखिए यह 2023 में दिया है, फिर 17 में दिया है, फिर 2022 के एग्जाम री एग्जाम हुआ है। सारे एग्जामों में कैबिनेट मिशन से आता है। तो आप कैबिनेट मिशन को पूरी बारीकियों से पढ़िए और समझिए। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी थे। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता आप लोग को बताए थे पी लॉरेंस, यानी पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव था उस टाइम। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, देखिए, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946, और इसमें देखिए 46 ऑप्शन कहीं नहीं है, और देखिए ई भी आपका बिहार पीसीएस 2016 में आया है। यह कैबिनेट मिशन जो पॉइंट है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो कैबिनेट मिशन को बारीकी से पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो आप सभी को बता चुके थे, कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, और पहला कहा आता है तो दिल्ली में आता है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान व निकोबार एक द्वीप है, आपको पता है अंडमान निकोबार जो है यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान का नाम रखे शहीद, अंडमान का नाम रखे शहीद, और निकोबार का नाम रखे स्वराज। अंडमान का नाम क्या रखे थे? शहीद, लेकिन क्वेश्चन में अंडमान ना दिया है, निकोबार पूछ रहा है, तो निकोबार का नाम रखे थे स्वराज। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? फॉरवर्ड ब्लॉक के समय तो जुड़े ही रहे, साथ ही साथ आईएनए आजाद हिंद फौज था उसके साथ भी जुड़े रहे। उनका नाम है शिलभद्र याजी। क्या नाम है? शिलभद्र याजी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय आंदोलन, इन किन्हीं से नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा, वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका आंसर होगा इनमें से किसी के साथ नहीं। अगला, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? देखिए, एक समान सूचक शब्द जोड़ा गया नेताजी, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा नेताजी बोला गया था, और यह जोड़ा गया होगा कहां? तो जर्मनी में। जर्मनी में क्या होना है? जर्मनी में जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के पहले नेताजी जर्मनी में जोड़ा गया।
फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? तो इनका नाम है जनरल मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह, और इन्हीं के दिमाग का उपज है, सर्वप्रथम इन्हीं ने यह कार्य किया था। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? देखिए आईएनए जो दिमाग की उपज थी वह डॉक्टर मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी, जो कि आगे चलकर वास्तविक रूप से इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। आगे चलकर संस्थापक नहीं, यानी उनका बागडोर संभालते हैं कौन? संस्थापक नहीं, बागडोर संभालते हैं वास्तविक रूप से सुभाष चंद्र बोस जी। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आजाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा जो की गई वह 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई। 1943 में आजाद हिंद फौज यानी आईएनए अस्तित्व में आई सिंगापुर में। देखिए अब क्या हुआ, आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि जो भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में आजाद हिंद सरकार यानी आईएनए, आजाद हिंद फौज यानी आईएनए और आजाद हिंद सरकार, यह सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इन तथ्यों को आप समझिएगा यहां से और माइंड में फिट करने का प्रयास करिएगा। तो आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया सिंगापुर। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। देखिए बहुत सारे वकील थे, लेकिन उन वकीलों के जो अध्यक्ष थे वे भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई जो थे यह आईएनए के केस लड़ने वाले वकील रहे। वकील संघ के अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। तो इसका आंसर होगा भूला भाई देसाई। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह 42 का है, लेकिन अगस्त में। क्रिप्स मिशन यह आपका 42 का है, लेकिन मार्च का है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल, तो वेवेल आप देख चुके हैं, यह इन दोनों के बाद का घटना है, यानी 42 की बात की घटना है। कैबिनेट मिशन यानी यह 46। तो आप 42 में चलिएगा और 42 में क्या होने वाला है? तो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में और यह मार्च में, तो पहले कर रहा है तो मार्च वाला लेंगे, यानी ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला क्वेश्चन आजाद दस्ता। देखिए आजाद दस्ता बार बार है, आजाद दस्ता जो कि जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता जो था यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय काफी ज्यादा सक्रिय रहा। जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? यानी कौन सा वो आंदोलन था जिस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान दी जाती है? तो यह आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आजाद दस्ता का गठन यह हजारीबाग जेल से भागकर दीपावली के दिन फरार होकर करते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला है। देखिए भारत छोड़ो जब आंदोलन शुरू होता है तो उस समय हम लोग देखेंगे कि जब धरपकड़ शुरू होता है उसमें जो भारत के प्रमुख नेता थे उन नेता जनों को बंदी बना लिया जाता है और अलग अलग जेलों में रखा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन्हें आगा खां पैलेस में रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा के जेल में रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर के जेल में रखा जाता है। अबुल कलाम आजाद जी को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है और कांग्रेस के अन्य कार्यकारिणी जो थे उन्हें अहमदनगर दूध में रखा जाता है। तो उस समय बिहार में बहुत ही ज्यादा उपद्रव दंगे हुए और सबसे प्रभावित जो क्षेत्र रहा वो आपका पटना रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित जो रहा क्षेत्र रेल ठप जो हुई पूर्ण रूप से वह पटना। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन जो हुआ था वह 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन
किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था वह आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1931 में किया जाता है। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। देखिए बीपीएससी यह टीचर के एग्जाम में 26/8/2023 को आया हुआ है और यह सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया वे थे, हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे यानी हजारीबाग में गिरफ्तार कर रखा गया था, वे आपके शिव कुमार और रामानंद थे। शिव कुमार और रामानंद यह जयप्रकाश नारायण के जो आजाद दस्ता था उस आजाद दस्ता के भी सदस्य रहे। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भाग यानी भाग पड़े? आप सभी को बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने दीपावली की रात जेल की दीवारों को फांग कर भागे और राजविलास के जंगलों में आजाद दस्ता की गठन किया। किस जंगलों में? राजविलास की जंगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? तो आपको अभी जस्ट बताया गया था। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से दीपावली की रात किसने भागा? तो जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर। आप लोग सुने होंगे ऑपरेशन जीरो। तो ऑपरेशन जीरो जो चलाया गया था वह भारत के प्रमुख नेता को बंदी बनाने के लिए उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल यानी पटना में रखा गया। देखिए लगातार बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? तो बिहार और संयुक्त प्रांत, जो कि आपके ऑप्शन डी में है 1 और 4। बिहार और संयुक्त प्रांत जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से काफी ज्यादा प्रभावित रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए क्वेश्चन, यानी आप क्या देखे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो टॉपिक है, आजाद दस्ता जो टॉपिक है, ऑपरेशन जीरो आवर जो टॉपिक है, यानी इन सारे जो टॉपिक है आजाद दस्ता, हजारीबाग से भागना, ऑपरेशन जीरो, यह सारे के सारे पॉइंट आपके भारत छोड़ो आंदोलन की घटना के समय मिल जाएंगे। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो टॉपिक है उसको बहुत ही बारीकियों से पढ़ना है, समझना है, सोचना है और आपके एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे ही। सिर्फ यह नहीं आएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो संचालन था वह उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के आपके प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 42 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 39 से 45 तक चला था। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपके क्लीमेंट आपके कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही होंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष आपको यह बता दिया गया है कि 40 से 45 के बीच में, यानी 40 से 45 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वे आपके अबुल कलाम आजाद जी थे। तो यह प्रस्ताव जब पारित करने की बातें कही गई है, जब प्रस्ताव गांधी जी रखे थे कब? तो 6 जुलाई 1942 को। तो उस समय भी कांग्रेस के आपके अध्यक्ष जो थे वे आपके मौलाना अबुल कलाम जी हो जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, यानी 8 अगस्त 1942 यह भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो 8 अगस्त 1942 है यह भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन से है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से बार बार क्वेश्चन को घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भारत छोड़ो जो टॉपिक है उसको पूरा बृहद पैमाना पर बारीकी से आप एक एक पॉइंट पर नजर डाल, एक एक पॉइंट को अपने माइंड में फिट करिएगा तो ही आप क्वेश्चन बना पाइएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, यानी ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को कहां पे कैद किया गया? तो आगा खा पैलेस जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है।
आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और जो सरोजनी नायडू थी, इन्हें कैद किया गया था। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। यह कब पास किया गया? तो देखिए 8 अगस्त 1942 जो है यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से यानी प्रस्ताव उस दिन हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर भारत के जो प्रमुख नेता हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ होता है, यह ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, प्रारंभ होने की बात 9 अगस्त 1942। यह भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? देखिए सिर्फ उत्तर दिनांकित चेक कहता, पोस्ट डेटेड चेक कहता तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाता, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक। तो इसका जो आंसर टूटते हुए बैंक के साथ उत्तर दिनांकित चेक जब जोड़ दिया जाएगा तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उत्तर दिनांकित चेक कहता यानी पोस्ट डेटेड चेक ही सिर्फ पता, तब आपके महात्मा गांधी आंसर हो जाता। तो इसमें जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए, यह टूटते हुए बैंक के साथ दिया है कि एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, तो इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक रहता तो महात्मा गांधी इसका आंसर होता। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? 11 अगस्त 1942 यह पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना, जिस समय पटना के डीएम WC आर्चर है, वह सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का निर्देश दिया, जिसमें बिहार के 7 छात्र जो है, बिहार के कितने 7 छात्र? तो 7 छात्र शहीद हो जाते, जिसमें आपके उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पदा चौधरी, उसके बाद से सतीश प्रसाद झा और आपके एक कौन कौन नाम सुने थे आप लोग? उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और जगपति कुंवर, देवी पदा चौधरी, 7 जो शहीद हुए थे, उन 7 छात्रों का नाम आप लोग अपने माइंड में फिट करिए। कौन? उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पदा चौधरी, सतीश प्रसाद झा और जगपति कुंवर। यह 7 जो छात्र थे, यह पटना सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान इन 7 छात्रों पर गोली चलाने का परमिशन उस समय के जिलाधिकारी जो थे WC आर्चर द्वारा दी गई थी। यह घटना पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो इस घटना का जो मार्गदर्शन जो किया गया था वह नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। क्या आंसर होगा? 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। अगले क्वेश्चन को देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत कर रहे? यह रॉबर्ट मोंटगोमरी। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मोंटगोमरी इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मोंटगोमरी जो कि किस, आपका क्वेश्चन क्या है एक बार और रिपीट कर दे रहा है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? यह रॉबर्ट मोंटगोमरी के द्वारा कहा गया है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप अभिवादन किया? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय, उस समय स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर थे, स्वतंत्र भारत के गवर्नर और लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्हीं के द्वारा
उन्हीं के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? यह आपके आजाद हिंद फौज, आईएनए, सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, यानी आपके आर्मी और जल सेना का विद्रोह, यह आजाद हिंद फौज और भारतीय जल सेना का विद्रोह के कारण क्लीमेंट एटली को लगा, सदमा पहुंचा कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा सा झटका लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। डैश डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1947 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? यह आपके एस गोपाल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह एस गोपाल के द्वारा लिखा गया था। एस गोपाल ने जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1947 ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह शब्द जो लिखे थे यह एस गोपाल के द्वारा लिखा गया है। देखिए, यह बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया है और कथन से आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को यह 500 एमसीक्यू मिलने के बाद आपको आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इतिहासकार हैं या जितने भी क्रांतिकारी हैं या जितने भी उदारवादी हैं, जितने भी आपके राष्ट्रीय नेता हैं, उनके द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा या उस समय ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल किन द्वारा जो भी युक्ति या कथन या नारे या वचन दिए गए थे, उनका एक स्पेशल वीडियो आप लोग को मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ आधुनिक भारत से होंगे। वैसे ही मॉडर्न आपको मिडेवल से मिलेगा, एंशिएंट से भी मिलेगा, यानी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से भी वे विचार के अलग अलग वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में, आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन है फिक्स आएंगे। यह भी देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक लिखी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक स्कूल टीचर हेडमास्टर जो कि 2023 में पेपर हुआ है, उन एग्जामों में आया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट यानी भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की? यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट यह महात्मा गांधी को भारतीय जनता के द्वारा दिया गया एक शब्द है। देखिए, भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी, यह भी आपका देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है सीडीपीओ 2022। महात्मा गांधी ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट यानी भारतीयों के द्वारा यह दिया गया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखी? यह भी देखिए बीपीएससी सिर्फ देखिए कथन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो यह एच.जी. किन ने लिखा। एच.जी. किन ने लिखा कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर सूरी के बारे में यह कथन एच.जी. किन ने कहा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो कि 17 अक्टूबर 1940 को पावनार से शुरू होता है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की जाती है, लेकिन इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार एग्जामों में क्वेश्चन बनता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे रहे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 17 अक्टूबर 1940 याद रखिएगा, तो इनके द्वारा शुरू किया गया। जो इसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। देखिए 67वीं बीपीएससी के री एग्जाम जो हुआ था उसमें आया हुआ है। यह आपके एग्जामों में बार बार दिखने वाले क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त रहे।
मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 यानी आपका ए ऑप्शन में है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह 1940 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना इसके आंसर होंगे। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन लाए गए सारे के सारे सिलेक्टेड टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दिखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और उन महत्वपूर्ण पॉइंटों के क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है और आपको यह समझ में मिल पा रहा है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। देखिए यह भी बीपीएससी प्री री एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल जो कि आपके ऑप्शन सी में है, विंस्टन चर्चिल जो थे यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी 39 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल। और ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह आपका 1927 में हुआ था। आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं यह सारे के सारे आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आपका 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य जो रहा वह आपका भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। यह 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स यानी कोर, इंटीरियर कैडेट कोर की स्थापना किसने किया? तो इंपीरियल कैडेट कोर यानी आईसीसी की स्थापना जो किया गया था यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। देखिए यह बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता चुका गया इस प्लेटफॉर्म से कि जितने भी क्वेश्चन है वे आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का जो चार्टर बताया गया था वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बताया गया था। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी जर्मनी में, और सुभाष चंद्र बोस वही है जो कि अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम रखा था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था वह आपका अधिनियम 1935 का अधिनियम था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वह 1935 का अधिनियम रहा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित किए गए थे वे आपके सुभाष चंद्र बोस जी से। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा जो कि गुजरात में है और त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पहले 1938 हरिपुरा और त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दो जगहों पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी का मान सम्मान रखने के लिए त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष पद जीत के बाद भी त्याग पत्र दे देते हैं 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 में। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। देखिए जयप्रकाश नारायण जब लाहौर दुर्ग से इन्हें रिहा कर दिया जाता है 12 अप्रैल 1946 को, तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक जो कि आजाद दस्ता का संस्थापक भी रहे और हजारीबाग जेल से दीपावली की रात दीवार फांदकर भागकर और राजविलास की जंगलों में आजाद दस्ता के गठन जो करते हैं वह व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक रहे
वह फूलेन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इसमें सिर्फ जयप्रकाश नारायण दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण का जो समय था वह आपका 1926 से लेकर 1939, 1926 से लेकर 1939 रहा। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय रहा। क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय रहा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो रहे वे आपका लाला लाजपत राय रहे। कौन रहे, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके कौन रहे, तो लाला लाजपत राय रहे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो लाला लाजपत राय रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई, तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो पटना में, यह आपका 1934 में, मई 1934 में अंजुमन इस्लामिक हॉल में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना 1934, मई 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। देखिए यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई गया, और फिर वही चीज आंसर दे ही दिया इस क्वेश्चन में, कांग्रेस सोशलिस्ट पहली बैठक पटना में होती है। बिहार किसान सभा से जुड़ा था, यानी कौन थे, तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी यह जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं यह चारों जो है यह आपके किसान सभा, किसान आंदोलन से संबंधित रहे। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी सरकार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो था लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा था कि ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। नेक्स्ट, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किस डोगरा जनरल ने 1834 1841 के बीच लद्दाख के बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य नेतृत्व किया गया था? तो उनका नाम था जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह थे। जोरावर सिंह। किस डोगरा जनरल ने 1834 1841 के बीच लद्दाख के बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल अभियान का नेतृत्व किया? तो इनका नाम है जोरावर सिंह। कौन है? जोरावर सिंह। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए चार ऑप्शन है। साइमन आयोग 27 में बना था, दांडी मार्च यह 30 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता यह 1931 में हुआ था, और पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो सर्वप्रथम क्या होगा? तो साइमन आयोग 27 में गठन हुआ था यानी बी, दांडी मार्च 1930 यानी बी के बाद ए, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था यानी डी, और लास्ट सी जो होगा पूना समझौता, यानी इसका ऑप्शन जो होगा यह बी होगा। पहले साइमन आयोग का गठन होगा, फिर आपका दांडी मार्च होगा, फिर आपका गांधी इरविन समझौता होगा, और फिर आपका पूना समझौता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम्स जोन के द्वारा की जाती है। सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा किया गया था? तो बहिष्कृत भारत जर्नल जो है बहिष्कृत, यह आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जर्नल। बहिष्कृत भारत जर्नल किससे संबंधित? देखिए 67वीं बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहिष्कृत भारत होगा यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर होगा जो कि आपके डी ऑप्शन में है। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कैमनुअल अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो देखिए दलित के लिए जो सीटें दी गई है वह
71 व 148। यानी हुआ क्या था कि जब पुनः समझौता हो रहा है तो सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सेम वही क्वेश्चन हो गया यह, इसका ऑप्शन बी होगा 71 से 148। पुनः समझौता का उद्देश्य था, पुनः समझौता का जो उद्देश्य था वह था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। वही 71 से 148 जो किया गया था पुनः समझौता, जो कि आपका 24 सितंबर 1932 को होता है। 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है, जो कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके लिए? तो वह बनाया गया था अछूतों के लिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। यह किसके लिए बनाया गया था? तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया गया था। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? कौन सा समझौता होता है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता है। तो गांधी इरविन, देखिए इसमें ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन में है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर जो हो रहा था वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जो है यह गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तेज बहादुर सप्रू। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो अभी आपको बता चुके थे 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था। पुनः समझौता जो कि मेन जो इसमें हीरो रहे थे वे आपके महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यह पुणे के एरवदा जेल में पुनः समझौता होता है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा। अगला, महात्मा गांधी दिसंबर 1921 में खाली हाथ कहां से लौटे? तो महात्मा गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन लंदन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जहां पे बात नहीं बनी तो लंदन से खाली हाथ लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहला और तीसरा। तो इसमें पहला और तीसरा, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पहला और तीसरा में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें कांग्रेस ने पहला तीसरा में भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आप सभी इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि यह बार बार एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है। मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो मार्च 1931 में जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी 5 मार्च 1931 को, वह आपका गांधी इरविन समझौता था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, यानी सन पूछा है तो 1931 हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए यानी आप यह समझ सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप गोलमेज सम्मेलन का जो कंसेप्ट है उसको बारीकी से एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए गोलमेज सम्मेलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और एक ही टाइप के क्वेश्चन बना बना कर पूछे गए हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों में तो आपके भीमराव अंबेडकर जी जो होंगे, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कौन? तो आपके भीमराव अंबेडकर।
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो है यह प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यानी सम्मेलन में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व जो दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। किस पर? रचनात्मक कार्यक्रमों पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद ध्यान दिया था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश शासन को भारत से वापस लेने की घोषणा यह आपके प्रधानमंत्री समय के क्लीमेंट एटली के द्वारा जून 1948 तक की गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की गई थी? तो यह जून 1948 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महात्मा गांधी। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति को लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन, यह सारे क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन है, अभी देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम के पेपरों में देखने को मिल रहा है। तो किसने कहा था, कब कहा था, किसके लिए कहा था? यह वचन एवं नारे और यह युक्ति यह काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल आपको क्लास मिलेगा और उस स्पेशल क्लास को आप करिए। उस स्पेशल क्लास के बाद, उस थ्योरी के बाद आपको मिलेंगे उससे स्पेशल एमसीक्यू पॉइंट। तो एक सन्यासी जो कि फिजी में एक गिरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह यहां जिस किसान नेता का बात हो रहा है वो आपका बाबा रामचंद्र है, जो कि अवध किसान के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरते हैं, बाबा रामचंद्र। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उन उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, यह गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार नहीं समर्थन किया गया था, तो यह भी बात गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यह असहयोग आंदोलन के दौरान यह कथन सत्य है, लेकिन इसमें गलत पूछा गया था, कौन सही नहीं है? तो 1 और 2 गलत है, जो कि आपका ए आंसर होगा इसका, 1 और 2, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, तो 1 और 2। जबकि तीसरा जो कथन है यह असहयोग आंदोलन के दौरान यह बातें सही है, तो आपका सही नहीं है पूछा गया था, तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन 1 में है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका है जिसे संपादित किया जाता है? तो यह पत्रिका अल हिलाल हो जाती है। कौन सी पत्रिका है? तो अल हिलाल पत्रिका हो जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि यह गलत है। यह गलत है। जब
गलत इसलिए है कि चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। तो चौरी चौरा कांड आपका 22 में होता है, 5 फरवरी 1922 को। तो 21 में ही कैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया? तो यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि 21 में कहां से गिरफ्तार किया जाएगा? बाकी सब सही होंगे। चौरी चौरा कांड कारण ही गांधी जी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए, सही है। गांधी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी सही है। यानी यह दोनों सही है, जबकि एक गलत है, क्योंकि मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो यह पत्रिका आपका अल हिलाल है। देखिए अल हिलाल जो है काफी फेमस पत्रिका है और बार बार एग्जामों में पूछा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 1921 में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे, यह गलत है, क्योंकि मार्च 1922 में चौरी चौरा कांड घटने के बाद मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था इन्हें, तो गांधी जी को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? देखिए एक बार और क्वेश्चन कर दे रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था उस आंदोलन का? प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन उसका नाम था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी जी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दे दिया? तो यह कारण जो रहा राजनीतिक बंदी को छोड़ने वाला कारण जो था, राजनीतिक बंदी से संबंधित, इस कारण ही यह सरकार ने इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? देखिए बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदी हो जाएंगे इसके आंसर में। चलिए यह हमारा 150 क्वेश्चन हुआ। हम लोग देखते हैं 151 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो सक्रिय भाग लेने वाली महिला जो थी बिहार में नमक सत्याग्रह से, उसमें श्रीमती मीरा देवी, उसके बाद से श्रीमती हसम इमाम, फिर आपका कुमारी गौरीदास, सीसी दास, सरस्वती देवी, उसके बाद से शशिवला राय, और यह जो है यह सारी महिलाएं नमक सत्याग्रह बिहार से संबंधित है। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसम इमाम, कुमारी गौरीदास, सीसी दास, सरस्वती देवी, शशिवला राय, और यह जितनी महिला है यह सारे के सारे नमक सत्याग्रह से है। और देखिए यह स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसमें जो आंसर होने वाला है वह आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नमक सत्याग्रह में यह सारे शामिल है। यह चार के अलावा आप सीसी दास, सरस्वती देवी, शशिवला राय को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ किया? तो लाल कुर्ती आंदोलन आरंभ करने का जो काम किए थे यह खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में यह लाल कुर्ती आंदोलन जो रहा काफी सक्रिय रहा। तो भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन यानी लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो यह आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो जाएंगे। सन 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को संगठित करने का काम अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था 1929 में अब्दुल गफ्फार खान जी। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन को संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? देखिए
नमक सत्याग्रह के दौरान, किसके दौरान? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो वह आपका हो जाएगा चौकीदारी। किसके? चौकीदारी इसमें आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी यात्रा जो चली थी वह आपका 24 दिनों तक चली थी। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिन तक आपका दांडी यात्रा, जो कि ऑप्शन सी में है, याद रखे रहिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले जो व्यक्ति है वे मौलाना हसरत मोहानी है। मौलाना हसरत मोहानी जो है यह आपके 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था। समाजवाद का समर्थक और कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। क्वेश्चन क्या है? समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद के समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? सियाराम दल, यह भागलपुर से है। कहां से है? भागलपुर। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो भागलपुर, और भागलपुर में सियाराम दल काफी सक्रिय रहा था। चलिए, यह जो क्वेश्चन है देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कृष्ण सर यूट्यूब चैनल एंड कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर जो भी फैक्ट दिया जाता है, यह सोच कर दिया जाता है कि आपकी आगामी एग्जाम में यह सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको भिन्न भिन्न एग्जामों में देखने को मिले, जिससे कि आप एग्जाम हॉल से निकलिए तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो और पीडीएफ में आपका रोल नंबर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया? देखिए, 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह लाहौर में रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था, और उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पताका को फहराया जाता है। और उसी में यह कहा गया था कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज का पताका यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पताका फहराया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो वह आपका 26 जनवरी 1930 था। 26 जनवरी 1930। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को जस्ट बताए थे कि लाहौर अधिवेशन 1929 रावी नदी के तट पर पताका किसने फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और उसी दिन यह कहा गया था आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया था आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव को पारित किया? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो यह जो सिद्धांत गृहीत किया गया था यह लाहौर अधिवेशन 1929। यह भी आपका बीपीएससी 9th 10th के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी पूछने की संभावना है 100%। चाहे आप शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, या आप बीपीएससी सिविलियन दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट का आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हैं, उन सभी पेपरों में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वह वर्ष क्या था? तो 1929। 1929 वह वर्ष रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इनका विषय था। देखिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा
नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी में देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये इसका जो था विषय रहा। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन जो है भारत में पहली बार कब आया? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत में वह 1928 में। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वार्डन कहा जाता है। किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा यह युक्ति को कही गई थी। यह भी देखिए एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग से बोल चुके हैं, जितने भी कथन वचन हम बना रहे हैं उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे, जहां से देखिए अभी तक बहुत सारे वचन नारे कथन दिए जो कि एग्जाम में आए हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो चित्तरंजन दास रहे। और गया में जो 1922 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके चित्तरंजन दास रहे। कौन रहे? चित्तरंजन दास रहे। स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश की सफलता के बाद होता है। स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वह आपका गांधी जी के असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद होता है। स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश के असफलता के बाद होता है। तो यह असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 में स्वराज पार्टी, देखिए अब टॉपिक क्या है? स्वराज पार्टी, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्वराज पार्टी टॉपिक है, यानी स्वराज पार्टी जो है, यह स्वराज पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था, यह CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। कहा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 1900 देखिए वर्ष 1923 से 1928 में काल में भारतीय राजनीति क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण जो रहा वे आपके गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। यह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन रहा 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या होगा इसका आंसर? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद को त्याग दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा जो थे वह बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से क्या दिए थे? त्याग पत्र दे दिए थे। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? देखिए 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है और 11 फरवरी को क्या करते हैं? कई कई बुकों में 4 फरवरी भी दिया रहेगा, तो उस पर ध्यान न दीजिए। 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है और पुलिस चौकी में होता क्या है? 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा को क्रांतिकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिया जाता है। यानी टोटल 22 आदमी, 22 जो है, जिसमें से 21 पुलिस और एक दरोगा का हत्या कर दिया जाता है आग लगाकर। और यह घटना चौरी चौरा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। और 11 फरवरी 1922 को जो हमारे गांधी जी हैं, यह चौरा चौरी घटना को कारण असहयोग आंदोलन को कहीं कहीं बुकों में आपको 12 फरवरी 1922 को देगा कि गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो 22 फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह चौरी चौरा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। यह भी देखिए आपका BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था यह केरल में हुआ था। 1921 मोपला विद्रोह कहाँ था? तो केरल में। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली जो कि गुजरात में, और बारदोली आंदोलन का सफल नेतृत्व जो है यह आपके कौन करते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
यह अभी देखिए 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 जो कि आपका पेपर कैंसिल हुआ था और पुनः जो पेपर होता है तो बारदोली सत्याग्रह सफल नेतृत्व जो यह कार्य किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि इन बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन 1922 भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, किनकी? गांधी जी की जीत होगी, क्योंकि उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। क्या था? अंग्रेजों को हराने का पता था, तरीका। 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी। 1921 का जो मोपला आंदोलन है वह खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। किसका? खिलाफत आंदोलन की शाखा रही। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा जो थी मात्र 20 दिन की थी? उनकी परीक्षा जो था मात्र 20 दिनों का था, शेष बचा हुआ, तो उन्होंने क्या छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया। तो यह आपके जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। असहयोग आंदोलन को जो निलंबित किया गया था यह 1922 को असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया जाता है। 1922 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो किस घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ऐसी घटना घटी उस बीच में जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई, तो वह घटना चौरा वाली घटना है। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन का सक्रिय रहे? तो यह आपके राहुल संकृत्यान जो है यह छपरा से असहयोग आंदोलन में सक्रिय नेता के तौर पर कार्य किए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे थे। क्वेश्चन में क्या पूछा था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु होंगे वह इस ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे थे। यह क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गुरु जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वही होगा 1920। किस वर्ष? 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा कराई गई। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था? यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप शराब के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। वह प्रदेश बिहार है। कौन सा प्रदेश है? बिहार है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वह शहर आपका इलाहाबाद हो जाएगा। कौन सा शहर होगा? इलाहाबाद हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार जनरल डायर को किसने मारा? तो यह आपके उधम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उधम सिंह हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह घटता है आपको 13 अप्रैल 1919 को, जबकि उधम सिंह 40 में जाकर मारते हैं ओ डायर को।
लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? तो वह व्यक्ति आपके उधम सिंह हो जाएंगे। कौन व्यक्ति हो जाएंगे? उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को किसने मारा? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। यह घटना जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग भीड़ में का दमन हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए वर्ष 1919 जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट। तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग अगर आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित आपके हो जाएंगे। अभी ये जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में आप देखेंगे जालियांवाला बाग त्रासदी विशेष महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे को मन में डाउट होगा, जालियांवाला बाग त्रासदी और खिलाफत आंदोलन। अगर ऑप्शन ई रहता तो हम उसको लगाते, लेकिन यह जालियांवाला बाग और खिलाफत में सबसे महत्वपूर्ण जालियांवाला बाग है, इसलिए इस जालियांवाला बाग को बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो त्यागी थी वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही यह त्याग दी थी। कौन नाइटहुड की उपाधि? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी हड़ताल चला गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी दल उदय होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में यह विश्वव्यापी हड़ताल था। उस हड़ताल को जारी करते हैं जिसमें किचलू और सतपाल को बंदी बना लिया जाता है पंजाब की तरफ से, और वहां के नागरिकों के द्वारा इन लोगों को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, इन्हें बंदी बना लिया गया था तो इन्हें छुड़ाने के लिए ये लोग जालियांवाला बाग में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो था यह आपका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह विश्वव्यापी हड़ताल। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून था जिसके विरोध में गांधी जी विश्वव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल को चलाए थे। तो जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ था? तो यह रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यानी इसी के विरुद्ध वह चलाए थे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, यह इनका लक्ष्य था व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन 1, व्यक्ति जो होते थे उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी उसको सीमित कर देना। इसी के विरुद्ध में गांधी जी के द्वारा विश्वव्यापी हड़ताल चलाया गया था। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता जब होता है यह आपका 1916 में। लखनऊ समझौता कब होता है? तो 1916 में लखनऊ समझौता होता है। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो हुआ था वह अधिनियम आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन राय थे। कौन थे? एम एन राय थे।